तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 क्लास 6 to 8 के लिए, और ये सोशल वर्क का होगा। संपूर्ण क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा आप लोगों को, और इसमें लास्ट में पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आपको कुछ रिवीजन करने के लिए इसमें टॉपिक भी मिलेगी। अगर आप उसे रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा जो है, क्योंकि पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया। ठीक, आज कक्षा 6 का जो है उसका हम क्वेश्चन पूरा करा देते हैं और कुछ मैटर दे देते हैं। अभी और बाकी है इसमें देने के लिए, जो हम अगले वीडियो में दे देंगे। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक, और आप लोगों को ये सब प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कवर है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, और सबसे नया जो है वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये चारों वेद यही हैं, आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? जो ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थना उसे क्या कहा गया है? ऑप्शन है दोहे, प्रार्थना, सूक्त, छंद। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? उसे सूक्त बोला गया है। क्या बोला गया है? सूक्त। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 1028। 1028 सूक्त हैं। अब मंडल कितने हैं? मंडल, टोटल मंडल 10 है। ठीक, मंडल कितने हैं? 10 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? कौन से ऋषि थे जो सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किए हैं? वो हैं ऑप्शन विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची, मातंग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। इसमें जो ऋषि हैं वो हैं विश्वामित्र। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक इसमें कौन सी पुस्तक लिखे हैं? ऑप्शन है चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है चरक जो है वो चरक संहिता लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चरक संहिता लिखे हैं। ये कौन थे? चरक कौन थे? ये आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक, बीएमएस में चरक संहिता के नाम से एक बुक भी चलती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टॉपिक अधिक है। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? चरक जो हैं वो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का जो है बारे में बताए हैं? ऑप्शन है 206, 360, 500, 600। तो इसका सही ऑप्शन है वो 360 हड्डियों के बारे में बताए हैं। कितनी हड्डियों के? 360 हड्डियों में। और बताए हैं कि मानव के शरीर में जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं, लगभग लगभग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसे थोड़ा छोटा करते हैं ताकि क्लियर होना चाहिए। देखिए, ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीति व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा है, राजा का पुत्र
स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक, इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें था क्या कि देखिए ऋग्वेद काल के दौरान जो है दो इसमें वर्ग मिलते हैं। पहला पुरोहित, पहला कौन मिलता है? पुरोहित, ठीक, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था। और दूसरा वर्ग जो था वो था राजा। ठीक, दूसरा वर्ग जो था वो था राजा। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाएं थी, और न ही वे एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये है अगला, पहले देख लीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन दिखाते हैं कि चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। ठीक, दूसरा है कि वह बताते हैं कि मानव शरीर में 307 हड्डियां होती हैं। नीचे कोड दिए गए हैं, देख लीजिए। ठीक, ये है कोड। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो है इनमें दोनों जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही है। चरक संहिता, अभी ये पीछे बात हुई थी, जो है वो चरक किए थे और वो 360 हड्डियों के बारे में बताए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है? कौन होता था? ऑप्शन है सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सारथी। उनका जो सहचर होता था वो सारथी होता था। चलिए अगला देखते हैं। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? ऑप्शन है लगभग 2000 साल पहले, 700 से 600 ईसा पूर्व, लगभग 3500 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 700 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगिरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था? ऑप्शन है अवंती का, कौशल का, मगध का, वज्जी संघ का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वो मगध का शासक था। अजातशत्रु जो था वो मगध का शासक था। ठीक, और ये पूछे कि अजातशत्रु किसका बेटा था? तो जो है प्रतापी राजा, और ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का। अगला है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बाद के दैविक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा दिया है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ठीक,
अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, केवल एक, केवल दो, दोनों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, सिद्धार्थ, अशोक, अजातशत्रु। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो सिद्धार्थ। ठीक, कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक, चलिए अगला, यही सिद्धार्थ का ही नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो पहला अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सही ऑप्शन है सारनाथ। सारनाथ में वो पहला उपदेश दिए थे और उन्हीं लोगों को दिए थे जो इनके साथ बोधगया में मिले थे। 5 लोग, उन्हीं लोगों को दिए थे सबसे पहले शिक्षा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष, आर्यभट्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले हैं पाणिनि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? ऑप्शन है बल्भी, उज्जैन, कौशाम्बी, वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बल्भी। जैन धर्म की शिक्षाएं जो है वो कहाँ लिखी गई थी? तो बल्भी में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? ऑप्शन है गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत जो था वो है ब्रह्मचर्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए गए कोड हैं केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सुत्त पिटक में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थीं। नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प चुनें। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है दोनों सही हैं। ये दोनों सही हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, चौसर युद्ध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जब वो लड़े थे तो उस समय जो है बताते हैं लोग कि रक्त की नदियां बही थी। वही देख के ये जो है बड़ा क्षुब्ध हुए, उसीलिए जो है कि अपना युद्ध त्याग दिए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य। सही ऑप्शन कौन सा है? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न है कि अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 8। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो 8 वर्ष के बाद। अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? उनके जो अधिकांश शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? ऑप्शन है संस्कृत, मगध, प्राकृत, हिंदी। सही ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत भाषा में। सबसे अधिक उनके जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। अगला है कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पटना, उड़ीसा, केरल, बिहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। कलिंग का आधुनिक नाम है उड़ीसा, पहले इसी का नाम कलिंग था। अगला प्रश्न है मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। नीचे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दक्षिणी भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेल्लार, उज्जवार, कड़ैसियार, अदिमई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, उसे वेल्लार कहा जाता था। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। अगला प्रश्न है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उजवाड़, वेल्लार, कड़ैसियर, ग्राम भोजक। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कड़ैसियर कहा जाता था। उन्हें कड़ैसियर कहा जाता था। अगला है सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आहत सिक्का, चांदी सिक्का, ताम्र सिक्का, सोना सिक्का। तो इसका सही ऑप्शन है आहत सिक्का। सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। अगला है प्रश्न नंबर कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पटना, थानेसर, भोपाल, मथुरा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है कुषाणों की दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। ठीक, उनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। और ये जो शासन करते थे ये 2 जगह से करते थे, एक मथुरा से, दूसरा पेशावर। अब प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न ये बहुत फेमस है और दोनों ऑप्शन में रख के पूछता है। ये मथुरा और पेशावर से किए थे। अगला प्रश्न है वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? ऑप्शन है नाली, कूड़ेदान, गुसलखाना, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इनमें से सभी। वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? तो नाली, कूड़ेदान, गुसलखाना, तीनों के लिए प्रयुक्त था। अगला प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये अध्याय खुशहाल गांव और समृद्ध शहर से है पाठ का। ठीक, अगला है कि कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कड़ैसियर के रूप में जाना जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेल्लार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए अभी कड़ैसियर जो है जिस भूमिहीन था उन लोगों को बोला जाता था। ठीक, जो भूस्वामी होते थे उन्हें बेल्लार कहा जाता था। ये तो पहले ही गलत निकल गया। ठीक,
तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेल्लार के नाम से जाना जाता था? नहीं, वो जो जमींदार थे उन लोगों को, जो बड़े किसान थे उन लोगों को बोला जाता था, जमींदारों को बेल्लार। ठीक, तो इनमें से दोनों जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते थे। इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, ये हैं इसके ऑप्शन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरिकेमेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी? ऑप्शन है बंगाल की, मुंबई की, चेन्नई की, पुडुचेरी की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पुडुचेरी की। अरिकेमेडु जो है वो तटीय बस्ती पुडुचेरी की थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांड्यों की राजधानी कहाँ था? ऑप्शन है मदुरै, पाटलिपुत्र, पुहार, कावेरी, पट्टनम। सही ऑप्शन है मदुरै। उनकी जो राजधानी थी वो मदुरै थी। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला तीर्थ यात्री था, चीनी तीर्थयात्री। ऑप्शन है फाइहान, ईसिंग, ह्वेनसांग, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि फाइहान भी आया था, ईसिंग भी आया था और ह्वेनसांग भी आया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? ऑप्शन है महायान, भक्ति, वैष्णववाद, थेरवाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, थेरवाद। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? ऑप्शन है कनिष्क, हुविस्क, शशांक, अशोकघोष। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा जो था वो कनिष्क था। ठीक, अगला है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ ... से है, किससे है? ऑप्शन है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। ठीक, अगला है, उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी। ठीक, और तीसरा है, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों के व्यापार होता था। चौथा है कि चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्रों ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है कि पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। नीचे कोड दिया हुआ है, इसमें से सही कोड कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था और मदुरै चोलों का बंदरगाह नहीं था। अगला है, कुषाण शासक
कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? तो इनका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। पहला है, भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद है। शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से चुनना है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये है नए साम्राज्य और राज्य से। ठीक, चलिए देखते हैं। टोटल इसमें 11 ही चैप्टर है ना। पहला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, कौटिल्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो थे वो कालिदास थे। ठीक, और कालिदास ही जो है कि रचना किए थे किसका? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस है, पूछता रहता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसने लिखी थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिशेठ, कालिदास, आर्यभट्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, चाणक्य, हरिशेठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3, हरिशेठ। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हरिशेठ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? आप सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? ऑप्शन है 9, 20, 12, 25। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 12 ने जो है वो समर्पण किया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट के बुद्धचरित को प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। ठीक, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था? ऑप्शन है शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी समूह का नेता, मुख्य शिल्पकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, व्यापारी समूह का नेता। अगला है शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेठ, इलांगो, आडिगल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इलांगो आर्टिकल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर
लगी रेलिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन है वेदिका, प्रदक्षिणा, रेलिंग, गर्भगृह। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वेदिका। क्या कहलाती है वो? वेदिका। अगला है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, वाराणसी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। ऐसे भी प्रश्न उठा के डाल देते हैं जिससे सब लोग खुश हो जाएं कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, एकदम हल्का। अगला है कि मेघदूत की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हरिशेर, इलागो, कालिदास, बाणभट्ट। सही ऑप्शन है कालिदास। ठीक। अगला है वेदों को पढ़ने की अनुमति किसने दी थी? किसे नहीं थी? वेद पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? ऑप्शन है स्त्रियों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को, एक और दो, दोनों को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 स्त्रियों को भी नहीं थी वेद पढ़ने की अनुमति और शूद्रों को भी नहीं थी। दोनों सही है। अगला है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था? मणिमेकलई किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है इलांगो, कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, सतनार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ये सतनार द्वारा रचित है। अगला है आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है। देखिए, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक, तो ये ऑप्शन इसमें दोनों सही है क्योंकि ये दोनों सही हैं। ठीक, ये तो रहे प्रश्नों की श्रृंखला। अब आइए इसके बारे में भी थोड़ा से जान लेते हैं क्योंकि यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, अतीत को जानने के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? देखिए, सबसे पहले पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पूछेगा पांडुलिपि क्यों कही जाती थी? क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक, याद करके रखिएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। इंग्लिश में से मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता है, इसको याद करके रखिएगा। और ये किस भाषा से आया है? ये लैटिन भाषा से आया है। ठीक, अगर कॉपी पेन लिए हैं तो ये सब शब्द नोट कर सकते हैं आप आराम से। इसका मतलब होता है मेनू का हाथ। अगला है कि हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। ठीक, इसमें कुछ जो हैं इनमें कई संस्कृत में भी हैं। ठीक, पूछेगा संस्कृत और किस में है? प्राकृत और तमिल में लिखे गए हैं। ठीक, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन लोग? पूछेगा कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का करते थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्या है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्या क्या ढूंढते हैं? जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक, ये सबसे पता चलता है। और भी जानना है, और क्या जानना? देखिए, प्राचीन इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन कौन? पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। एक चीज़ और भी आप लोगों से पूछेगा जो है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ की खेती जो है वो कहाँ की जाती थी। ठीक, और ये प्रश्न बनेगा आप लोगों से।
ठीक। तो सबसे पहले जो है कि आरंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी में, सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी में। ठीक, बहुत फेमस ये प्रश्न है, इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, हो सकता है कि बन भी जाए प्रश्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुरातात्विक स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, कौन अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब सम्मिलित हैं। कौन कौन, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, भवन और चित्रकला, ये सब जो हैं सम्मिलित हैं पुरातात्विक स्रोत में। अगर अभिलेख की बात करें तो ये देखिए, अभिलेख प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। किस पे, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर। ये सब प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक, ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए, इतनी चीज। आगे है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं सबसे प्राचीन अभिलेख? बोगजकोई से। कहाँ से? बोगजकोई से। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य आदि दैविक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये जरूरी है, ये याद कर लीजिए, और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ये सन 1400 ईसा पूर्व में मिले थे। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। किसका है? अशोक का, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। सबसे प्राचीन पूछेगा किसका अभिलेख है, तो वो है अशोक का। अगला है अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत में। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत में। ठीक, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी में है। ठीक, किसमें है? खरोष्टी लिपि में। ठीक, खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं की ओर आरे लिखी जाती थी। किस तरफ लिखी जाती थी पूछेगा? दाईं से बाईं की ओर। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे है कि प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है। जो प्रारंभिक अभिलेख है वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ठीक, ये सब आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में और गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में। अगला है कुछ गैर सरकारी अभिलेखों जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य क्या क्या है देखिए, वो है यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। कौन सा स्तंभ लेख? गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, गरुड़ स्तंभ लेख। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप, किस सन में? 1837 में। सर्वप्रथम कौन? जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि में लिखित अवशेषों के अभिलेख को पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक, चलिए स्मरडी अभिलेख और भी देख लीजिए। देखिए कौन कौन है। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। और शासक कौन है? कलिंग राज खारवेल। खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है इसमें। ठीक, किसमें? हाथी गुफा में। किसका मिलता है? खारवेल के
शासनकाल का। ठीक, और अगला है जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन, रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। किसका? रुद्रदामन की विजय का। अगला है कि नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में किसका मिलता है? गौतमी बलश्री का मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं का विवरण मिलता है नासिक से। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। ये समुद्रगुप्त संबंधित है। समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। प्रयाग स्तंभ बहुत फेमस है। ठीक, मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोद वर्मन के बारे में है। यशोद वर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें। अगला अगर हम बात करें तो अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात की गई है। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। किसके? हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज का जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक, और अगला अगर देखें तो अगला है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। इसमें स्कंदगुप्त का जो है कि मिलता है विवरण। स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। विजय सेन के शासक के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए कुछ सिक्के देख लीजिए। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिसमेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना तथा सीसा धातु के बनते थे। किसका किसका? तांबा, चांदी, सोना और सीसा के। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहे जाते थे। अभी प्रश्न 20 पे मैं बात किया था। ठीक, आहत सिक्के जो होते हैं वो प्राचीनतम सिक्के होते हैं। अगला अगर देखें, देखिए ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते थे, क्योंकि ये ठप्पा मार के बनाया जाता था। आरंभिक सिक्कों पर मात्र चिन्ह मिलते थे। क्या मिलते थे? मात्र चिन्ह मिलते थे। किंतु बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी मिलती थी। ये बाद में मिला, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ चिन्ह मिलता था। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। कहाँ मिली हैं? पूर्वी उत्तरी प्रदेश और मगध क्षेत्र में मिली हैं। ठीक, अगला है आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। किसके होते थे? अधिकतर चांदी के, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ठीक, पूछेगा सब आरंभिक में सबसे अधिक सिक्के किसके मिलते थे? तो चांदी के मिलते थे। सबसे कम किसके मिलते थे? तो तांबे के मिलते थे। आरंभिक आहत सिक्कों का पेड़ मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। ठीक, किस किस के आहत सिक्कों पर बने होते थे? पेड़ के, मछली के, सांड के, हाथी के और अर्धचंद्र के। ये सब की आकृतियां बनी हुई मिलती थीं। अब मूर्तियां देखिए, मूर्तियां कैसी थीं इसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तियां मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। किसका? भरहुत में, भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति में। ठीक, अगला है कि प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। किससे हुआ है? कुषाण काल से। ये चीज़ याद करके रखिए, मूर्तियों का आरंभ जो हुआ है वो निर्माण कुषाण काल से हुआ है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। ये जरूरी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पर स्वदेशी। किस पे? कुषाण में जो है गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पर स्वदेशी। पूछता है। ठीक, अगला है स्मारक एवं भवन।
प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए आगे। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। किसकी? मानवीय भावनाओं की। चित्रकला में माता और शिशु तथा मर्दासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। किससे? माता और शिशु और मर्दासन राजकुमारी, बस ये याद करके रखिए। ठीक, और आगे है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत दो हैं, एक धार्मिक स्रोत है, दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य है। ठीक, और धार्मिक स्रोत में क्या है देखिए। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जाती है और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक, आगे है ब्रह्मोत्तर ग्रंथ में बौद्ध एवं जैन, बौद्ध और जैन ग्रंथ से संबंधित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण साहित्य की अगर बात करें तो इसमें आएगा सबसे पहले वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। कौन है? वेद। वेदों के माध्यम से प्राचीन आर्यों की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। वैदिक युग की साहित्यिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। कौन सा है? वेद। प्रश्न पूछता है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक, आगे देख लीजिए। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, जो यज्ञ का प्रतिपादन करता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। आरण्यक जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग कौन सा है? आरण्यक, जिसमें दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों का वर्णन किया गया। अगर उपनिषद की बात करें तो उप का मतलब है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, मतलब जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक, ये पूछता है। आगे है उपनिषद आरण्य को पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए। वेदांग इसकी संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। एक गद्य वे सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। ठीक, अगला सूत्र अब क्या है देख लीजिए। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक, इसको वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। कौन कौन? स्रोत सूत्र, क्रिय सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक, अगला देख लीजिए। पढ़े होंगे सब लोग, बस आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है उसे आप लिख लिया करिए। महाकाव्य की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। ठीक, पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष माने जाते हैं। कौन? लोमहर्ष। ठीक, अब अगला है ब्राह्मणेतर साहित्य और बौद्ध साहित्य।
अब बौद्ध साहित्य में क्या है देख लीजिए। देखिए, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। कौन है? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। त्रिपिटक इस प्रकार है: सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का ग्रह। किसका? ये धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक, सुक्त पिटक को। विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया। पूछेगा बौद्ध संघ का नियम किस में उल्लेख है? तो विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। किसका? बौद्ध दर्शन का विवेचन किस में किया गया है? तो अभिधम्म पिटक में किया गया। अब देखिए, जैन साहित्य का देख लीजिए। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। ठीक, कितने अंग है? 12 अंग है। अब देखिए, जैन साहित्य लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। ठीक, दूसरा था लौकिक या धर्मेत्तर। अब देखिए इसमें क्या है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य के वर्णों का अध्ययन किया कर प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयत्न किया गया। किसका? ग्रंथों का, जीवनियों का, कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य के वर्णन के अध्ययन का। ठीक, अगला है कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अंतर ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्र कौन? अर्थशास्त्र का किया जाता है। सबसे अधिक प्राचीन जो है ऐतिहासिक रचनाओं में वो है अर्थशास्त्र। इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक, और आगे क्या है देखिए। और है अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य चाणक्य विष्णु गुप्त भी इनका नाम है ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है किए थे। ठीक, और इनका नाम था जो है कौटिल्य भी नाम था, चाणक्य भी था, विष्णु गुप्त भी था। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के अर्थशास्त्र ग्रंथ एवं प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ का एक मुख्य प्रमुख स्रोत है उनका। अगला अगर बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण में, देखिए विदेशी यात्रियों में कौन कौन से हैं। देखिए, विदेशी यात्रियों में यूनानी, रोमन, चीनी यात्रियों को सम्मिलित किया जाता है। हेरोडाटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसे भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया जाता है। पूछेगा हिस्टोरिका कौन लिखा था? ठीक, तो ये हेरोडाटस की है। हेरोडाटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इसमें वर्णन किसका है? भारत और फारस के बीच संबंधों का। ठीक, निर्याकस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। अगला है सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस नाम उल्लेखनीय, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका ने से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी ईस्वी में लिखी गई थी। किसके? प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक, पूछेगा ये। अगला है चीनी यात्रियों की विवरण। चीनी लेखकों की विवरण से भी भारतीय इतिहास का प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री मतानुयायी थे। चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? फाइहान, ह्वेनसांग और इसिंग। अभी इसके बारे में चर्चा पीछे हुई है। अगला है कि अरब यात्रियों के वृत्तांत में अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृतियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अरबी व्यापारियों एवं लेखकों में महत्वपूर्ण हैं कौन कौन? अल बरूनी हैं, सुलेमान हैं एवं अल मसूदी हैं। ठीक, चलिए अगला है देखिए, यह है फारसी यात्री और वृत्तांत। फिरदौसी
इनका जो है शाहनामा, मिनहाज उस सिराज, तहक़ात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ ए फिरोज शाही। रोमन एवं यूनानी यात्री और इनका यात्रा वृत्तांत है। मेगास्थनीज इनकी इंडिका है। टालमी की जियोग्राफी है यूनानी भाषा में। अज्ञात लेखक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी हैं। प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी का है। ठीक, अगला है, ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ: कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी की नगर मगध का बड़ा राज 2500 ईसा पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक, इतिहास की तिथियाँ: अंग्रेजी में BC मतलब हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। इसे बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, इसको BC को, और हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। ये पूछता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अगला है AD हिंदी में, और एनो डोमिनी से बोलते हैं AD को। ठीक, नामक 2 लैटिन शब्दों का बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE का भी प्रयोग होता है। किसका? CE। तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक, ये पूछता है। अगला है, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये रहा आज का पूरा मैटर। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।